ड्रामा की शुरुआत होती है एक छोटी सी बेबी गर्ल से, जो असल में एक मैच्योर्ड अडल्ट वुमेन होती है और वो दोबारा जन्म लेकर आई होती है। ये लड़की असल में 33 साल की यास्मी होती है, जो अपनी पिछली जिंदगी में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और अनमैरिड थी। एक कार एक्सीडेंट के बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद उसे बताया जाता है कि वो री इनकारनेट हो सकती है, लेकिन उसके सामने एक अजीब सा ऑप्शन रखा जाता है। या तो वो पानी में रहने वाली एक जाइंट एंट ईटर जैसा क्रिएचर बनकर जन्म लेगी, या फिर एक और रास्ता है। एस्मी पहले शॉक हो जाती है और दोबारा पूछती है कि क्या सच में उसे पानी में रहने वाला जाइंट एंटीटर बनना पड़ेगा। स्टाफ मेंबर कंफर्म करता है और साथ ही ये भी बताता है कि अगर ज्यादा कर्मा अक्यूमुलेट हो तो ह्यूमन री इनकारनेशन के चांसेस बेटर हो सकते हैं। एस्मी सोचती है कि शायद उसकी पिछली लाइफ में कर्मा कम था, क्योंकि वो ज्यादा लोगों की हेल्प नहीं कर पाई थी। लेकिन अब रिग्रेट का कोई फायदा नहीं। स्टाफ मेंबर उसे एक और ऑप्शन बताता है। अगर वो री इनकारनेट नहीं होना चाहे तो अपनी वही लाइफ कंटिन्यू कर सकती है, अपनी लाइफ को सुधार सकती है, कर्मा कमा सकती है और नेक्स्ट लाइफ में बेटर जन्म पा सकती है। उस जगह पर एक लेफ्ट साइड में डोर होता है, जो डायरेक्ट री इनकारनेशन का रास्ता होता है। बिना ज्यादा सोचे एस्मी राइट साइड के डोर की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वो डोर खोलती है, वो दोबारा जन्म ले लेती है, लेकिन इस बार अपनी पिछली जिंदगी की सारी मेमोरीज के साथ। अब एस्मी एक बेबी होती है, लेकिन अंदर से एक अडल्ट माइंड रखती है। अपने पेरेंट्स को डराने से बचने के लिए वो 10 महीने तक ना बोलती है ना ही चलती है। प्री स्कूल जाने पर टीचर नोटिस करती है कि ये बच्ची अडल्ट जैसे लिख सकती है और इसकी एकेडमिक एबिलिटी बहुत एडवांस्ड है। बचपन दोबारा जीना एस्मी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन उसे याद रहता है कि इस लाइफ में उसे कर्मा कलेक्ट करना है। अब वो लिटर नहीं करती, फूलों से नेक्टर कलेक्ट नहीं करती जैसे पहले करती थी। अडल्ट माइंडसेट के साथ वो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखने लगती है। इस दौरान उसे एक सीक्रेट याद आता है जो उसे पिछली लाइफ में मिस कर रही थी। रीना के फादर और उसकी किंडरगार्टन टीचर के बीच का क्लोज रिलेशनशिप। उसे याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में रीना अचानक अपना नाम बदलकर कहीं और शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद क्लास टीचर भी गायब हो गई थी। एस्मी सोचती है कि कहीं इन दोनों के रिलेशनशिप की वजह से रीना के पेरेंट्स का डिवोर्स और उनका रिलोकेशन तो नहीं हुआ। इस क्यूरियोसिटी में एस्मी उनकी बातें सुनने लगती है और बीच बीच में इंटरप्ट भी करती है। एक दिन वो देखती है कि रीना के फादर टीचर को एक पेपर देते हैं। मौका देखकर जब टीचर ऑफिस में नहीं होती, एस्मी उन पेपर्स के कंटेंट को बदल देती है। बाद में उसे अपने एक्शन पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तब वो डिसाइड करती है कि रीना के फादर को थ्रेटन करेगी, ये कहकर कि अगर वो चीटिंग करेगा तो वो उसे एक्सपोज कर देगी। प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त मोबाइल फोन्स नहीं होते। तब एस्मी को याद आता है कि उसकी एक फ्रेंड ने उसे लैंडलाइन से मैसेज भेजना सिखाया था। एक रात जब पेरेंट्स सो रहे होते हैं, वो घर के लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑलमोस्ट पकड़ी जाती है। जैसे तैसे सस्पिशन से बच जाती है, पर समझ जाती है कि घर से करना सेफ नहीं है। वो पब्लिक फोन बूथ का प्लान बनाती है। पार्क में फोन बूथ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास पैसे नहीं है। हेल्पलेस होके वो घर लौटती है और उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर ने एक बार पापा के शूज में पैसे छुपाने का सीक्रेट बताया था। ऐसे शूज चेक करती है और पैसे मिल जाते हैं। वो दोबारा फोन बूथ जाती है, प्रिपेयर्ड मैसेज सेंड करती है, लेकिन वहाँ पेट्रोलिंग पुलिस आ जाती है। पकड़े जाने से बचने के लिए और पेरेंट्स को अपनी नाइट टाइम एक्सकर्शन का पता ना चलने देने के लिए एस्मी एक कार के नीचे छुप जाती है। पुलिस के जाने के बाद वो चुपचाप घर आ जाती है और उस रात फाइनली चैन से सो पाती है। अगले दिन रीना के फादर टीचर से बात करना बंद कर देते हैं। एस्मी को स्कूल ड्रॉप करके तुरंत चले जाते हैं। रीना कहीं शिफ्ट नहीं होती और टीचर भी डिसअपियर नहीं होती। एस्मी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ सालों बाद एस्मी एलिमेंट्री स्कूल में एंटर करती है। पढ़ना अब भी उसके लिए बहुत इजी होता है। बिना ज्यादा अटेंड किए वो क्लास टॉप कर सकती है। उसने एक डिफरेंट लाइफ का सपना देखा होता है, लेकिन रियलिटी में सब कुछ काफी हद तक पिछली लाइफ जैसा ही होता है। सिर्फ एक डिफरेंस होता है, इस बार कर्मा पे फोकस करना। 1997 में एलिमेंट्री स्टूडेंट्स तैमागोची के दीवाने होते हैं। एस्मी, जो फ्यूचर याद रखने वाली होती है, पहले से रेयर व्हाइट तैमागोची रखती है और वो शिजुका को दे देती है, जो इस गेम में एक्सपर्ट होती है। एक और सरप्राइज होता है। रीना, जो पिछली लाइफ में चली गई थी, इस बार एस्मी के इंटरवेंशन की वजह से यहीं रहती है और दोनों सेम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में एस्मी फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, कौन शादी करेगा, कौन डिवोर्स लेगा, लेकिन इस बार वो इंटरफेयर नहीं करती। नाजुकी और मीहो उसकी क्लोज फ्रेंड्स बन जाती हैं। स्कूल के बाद वो स्टिकर एक्सचेंज करती हैं और हर तरह के टॉपिक्स पर बातें करती हैं। फोर्थ ग्रेड आते आते तामागोची और स्टिकर्स के क्रेज खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह पर्सनल प्रोफाइल नोटबुक्स आ जाती है, जहाँ गर्ल्स अपने सीक्रेट्स लिखती हैं।
एस्मी को पता होता है कि इस बार उसे बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि पिछली लाइफ में एक ब्लिंक में उसने सब कुछ खो दिया था। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, वो अपनी रिबेलियस फेज में एंटर करती है। उसे समझ नहीं आता उसे अपने फादर के लिए रिसेंटमेंट क्यों फील हो रही है। शायद ये टीनेज रिबेलियन ही होती है, बिल्कुल पिछली लाइफ की तरह, जब वो अपने फादर के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी। ये रिबेलियन सिर्फ फादर तक लिमिट नहीं होती, बल्कि एक नेट स्टेबल टीचर मिस्टर मा के लिए भी होती है। एक दिन मिस्टर मा एक स्टूडेंट को नोट पास करते हुए पकड़ लेता है। एस्मी उस स्टूडेंट को डिफेंड करने के लिए खड़ी होती है और टीचर की लॉजिक को उसके अगेंस्ट यूज करना चाहती है, लेकिन मिस्टर मा उसकी बात इग्नोर कर देता है और एस्मी को भी स्टूडेंट के साथ ऑफिस बुला लेता है। एस्मी ट्रबल में आ जाती है। इसी टाइम वो नोटिस करती है कि गर्ल्स कोरियन स्टाइल फोटो को न्यू एंटरटेनमेंट ट्रेंड के तौर पर लेने लगी हैं। उस दिन मिस्टर मा एस्मी का हैंडहेल्ड गेम कन्फिस्केट कर लेता है। ये एक चीज होती है जो वो इस लाइफ में कम्प्लीटली भूल चुकी होती है। अनएक्सपेक्टेडली वो फिर से वही सेम ट्रबल फेस करती है। अपनी गेमिंग डिवाइस छीन जाने पर एस्मी शॉक में होती है। उसे यकीन नहीं होता कि री इनकारनेशन के बाद भी वो सेम जगह पर दोबारा ठोकर खा सकती है। मेमोरीज के साथ जन्म लेने के बावजूद यूथ का बडिंग लव अभी भी एक्सिस्ट करता है, लेकिन इस मिस्टीरियस किड्स को देखकर उसे लगता है कि यहाँ ब्लूमिंग लव के लिए कोई जगह नहीं है। पिछली लाइफ का अनरिक्विटेड लव अब उसे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता। उसके लिए मैच्योर अंकल टाइप इंटेलेक्चुअल फिगर्स ज्यादा अपीलिंग होते हैं। एकेडमिक्स में उसके पास एडवांटेज होता है, लेकिन हाई स्कूल में कंपटीशन टफ हो जाता है। धीरे धीरे कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स उसे सरपास कर देते हैं। एस्मी पूरे स्कूल में लगभग 7th रैंक पर ही रहती है। फिर भी वो प्रेस्टिजियस गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है, सिर्फ इस डर से कि अगर अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो लाइफ ट्रबलसम हो जाएगी। हाई स्कूल लाइफ काफी मोनोटोनस होती है। 2008 में एस्मी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेती है और इस बार फार्मेसी जैसे चैलेंजिंग प्रोग्राम को चूज करती है। कोइंसिडेंटली स्कूल कैफेटेरिया में उसकी मुलाकात अपनी पिछली लाइफ की यूनिवर्सिटी बॉयफ्रेंड मसारू से होती है। इस बार वो दोनों सेम डिपार्टमेंट में नहीं होते, इसीलिए पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं होते। पिछली लाइफ में दोनों डीपली इन लव थे, लेकिन ग्रेजुएशन के 2 साल बाद ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि मसारू गैम्बलिंग एडिक्ट बन गया था, क्लासेस स्किप करता था, उसकी जॉब अनस्टेबल थी और वो इररिस्पॉन्सिबल था। शायद उसने एस्मी से 5 लाख यॉन भी उधार लिए थे। इस लाइफ में एस्मी उसे अवॉइड करने का डिसीजन लेती है, होपिंग कि दोनों अपनी अपनी नई राह ढूंढ लेंगे। यूनिवर्सिटी ब्रेक के दौरान उसकी बेस्ट फ्रेंड मीहो फाइनली ड्राइविंग लाइसेंस ले लेती है और एक कार खरीदती है। एस्मी और नाजुकी मीहो के इस ह्यूज चेंज पर हैरान होती है। पहले होम टाउन तक लिमिटेड रहने वाली गर्ल्स अब नेबरिंग सिटी घूम सकती हैं। ग्रेजुएशन सेरेमनी में एस्मी देखती है कि एक ट्रबल मेकर को हमेशा की तरह स्टेज से खींच कर ले जाया जा रहा होता है। सेरेमनी के बाद वो अपने मिडिल स्कूल रीयूनियन में जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक टाइम का हैंडसम गाय अब काफी ओवरवेट हो चुका होता है। हिस्ट्री बिल्कुल नहीं बदली होती। सासुके, जो पहले बेस्ट सिंगर हुआ करता था और जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, स्टेज पर इंथुसियाज्म दिखाता है और प्रॉमिस करता है कि वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सिर्फ एस्मी जानती है कि फ्यूचर में वो एक कराओके रिसेप्शनिस्ट बनकर रह जाएगा। उसके गाने लोगों को ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन कोई उसके सीडीज नहीं खरीदता। गर्ल्स ऑटोग्राफ मांगती हैं और कहती हैं कि ये फ्यूचर में प्राइसलेस ट्रेजर बनेगा, लेकिन ज्यादातर लोग शायद उसे चुपचाप खो देते हैं। ये सब देखकर एस्मी के दिल में कंटेम्प्ट पैदा होता है, उन लोगों के लिए भी और अपनी पिछली लाइफ के लिए भी। वो सोचती है कि क्या उसे इंटरवीन करना चाहिए। अगर वो करे तो शायद सासुके और शिजुको का डिवोर्स ना हो। लेकिन फिर उसे नाजुकी की बात याद आती है। सासुके की रीमैरिज के बाद और बच्चे के जन्म के बाद अपना म्यूजिक ड्रीम छोड़ दिया था और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कराओके बार में काम कर रहा था। अगर एस्मी उसकी ट्रेजेक्ट्री बदल देती तो शायद वो बच्चा ही पैदा ना होता। ये सोचकर उसकी कंसाइंस डिस्टर्ब हो जाती है। आखिर में वो कुछ भी चेंज नहीं करती और चीज़ों को नेचुरली फ्लो करने देती है। ग्रेजुएशन के बाद एस्मी फार्मासिस्ट एग्जाम और ट्रेनिंग कोर्सेज स्मूथली क्लियर कर लेती है। उसे एक फार्मेसी में जॉब मिल जाती है, जो घर से सिर्फ 20 मिनट दूर होती है, बिल्कुल पिछली लाइफ की सिविल सर्विस जॉब जैसे। फुल टाइम फार्मासिस्ट के तौर पर उसका काम होता है प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन डिस्पेंड करना, उन्हें वेरीफाई करना, पेशेंट को समझाना और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड मेंटेन करना। कभी कभी पेरेंट्स को ज़्यादा वेट करना पड़ता है और वो सजेशन देते हैं, जिसे एस्मी पेशेंटली एक्सप्लेन करती है। लाइफ नॉर्मल चल रही होती है,
एक दिन काम के बाद सबवे में एस्मी की मुलाकात उसके मिडिल स्कूल के टीचर मिस्टर मा से होती है। उस टाइम की अनप्रेजेंट मेमोरी उसे उससे बात शुरू करने से रोक देती है। वो सोचती है कि चोरी चोरी उसकी फोटोज लेकर फ्रेंड्स को दिखाएगी। तभी ट्रेन में एक लड़की अचानक मिस्टर मा का हाथ पकड़ लेती है और उसे परवर्ट होने का एक्यूजेशन लगाती है। मिस्टर मा शॉक में होता है और खुद को डिफेंड करता है। सबवे में काफी आर्गुमेंट होता है और फिर नेक्स्ट स्टेशन पर उतरकर स्टेशन स्टाफ को पूरी इंसिडेंट एक्सप्लेन किया जाता है। एस्मी को अपनी पिछली लाइफ की बात याद आती है। मिहो ने कहा था कि मिस्टर मीदो को स्कूल से एक ऐसी बात के लिए फायर कर दिया गया था जो उसने की ही नहीं थी। ये याद आते ही एस्मी तुरंत स्टाफ के पास जाती है और बताती है कि उसने पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा। एस्मी के पास वो वीडियो भी होती है जो उसने पहले छुपकर रिकॉर्ड की थी। वीडियो में क्लियरली दिख रहा होता है कि लड़की को हैरेस करने वाला कोई और था, मिस्टर मीडो नहीं। जब एस्मी वीडियो को जूम करके देखती है तो पता चलता है कि हैरेसर कोई और नहीं बल्कि तानीगुची है, जो एस्मी का पिछली लाइफ का बॉस रह चुका है। स्टाफ में से एक एम्प्लॉय कहता है कि अगर ये वीडियो पुलिस को दिखा दी जाए तो कुछ ही दिनों में तानीगुची तक पहुंचना पॉसिबल होगा। एस्मी जानती थी कि तानीगुची गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है और पेपर वर्क के लिए जाते वक्त उसे कभी कभी दिख भी जाता है। मिस्टर मीडो सच सामने आने पर बहुत रिलाइव्ड हो जाता है और एस्मी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने हिम्मत करके सच बोला। कुछ ही टाइम बाद एस्मी न्यूज में देखती है कि तानीगुची को गवर्नमेंट ऑफिस से फायर कर दिया गया है। मिस्टर मा खुद एस्मी के घर आकर उसका थैंक्स करता है। वो कहता है कि इस बार एस्मी का वीडियो होना बहुत लकी था, वरना शायद स्कूल उसे ही निकाल देता। साथ ही वो एस्मी को वो हैंडहेल्ड गेम कंसोल भी लौटा देता है और उसमें मिडिल स्कूल के टाइम कॉन्फिस्केट कर लिया था। माँ बताता है कि वो उससे वापस करना चाहता है लेकिन अब भूल गया था। एस्मी कंसोल निकाल कर देखती है और सरप्राइज हो जाती है। इतने सालों बाद भी वो काम कर रहा होता है। उसने उसे खरीदने के लिए कभी टच ही नहीं किया था और अब फाइनली वो उसे यूज कर सकती थी। एस्मी ने जिंदगी को दूसरी बार जी लिया था लेकिन उसे खुद के एक इश्यू का एहसास नहीं हुआ। वो अभी भी सिंगल थी, उसके फ्रेंड्स भी उसके जैसे थे। लेकिन जब उसने अपनी फॉर्मर कलीग को खुशी खुशी अपनी लव लाइफ डिस्कस करते देखा तब उसे रियलाइज होता है कि शायद उससे अनजाने में अपने आसपास के लोगों को भी अफेक्ट किया। वो सोचती है कि क्या किसी इतना क्लोज फ्रेंड होने से उसकी लव लाइफ भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। अपने सेकेंड लाइफ में 26 साल की एज पर एस्मी एक और फार्मेसी में ट्रांसफर हो जाती है जो उसके घर के और पास होती है। इस फार्मेसी के एक रूल होते हैं, जो सबसे पहले आता है वही डोर ओपन करता है। वह एक रिस्पेक्टेड सीनियर होता है, तोरो, जो अपने काम में बहुत मेटिकुलस होता है। लेकिन आदमी को उसकी एक बात बहुत अजीब लगती है, तोरो हमेशा सबसे पहले आता है लेकिन कभी डोर खुद नहीं खोलता। वो किसी और के आने का वेट करता है और फिर प्रिटेंड करता है जैसे वो अभी अभी आया हो। इसके बावजूद काम के बाकी सब एस्पेक्ट्स में काफी एक्सीलेंट होता है। फार्मेसी एस्मी के पिछले वर्क प्लेस के पास होती है, इसीलिए वो अक्सर 10:30 के आसपास अपने यूजुअल जगह पर लंच करती है, जहाँ उसकी फॉर्मर कलीग भी मिल जाते हैं। उसका मूड काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो उनसे बातचीत में शामिल नहीं होती। लेकिन 10:36 पर वो देखती है कि सब हैप्पीली अपनी लव स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं। एस्मी को शक होने लगता है कि शायद पिछली लाइफ में उसने लाइफ को स्लो कर दिया था। एक दिन एस्मी और हारा नोबल हीरो के ग्रैंडफादर से मिलने जाते हैं। हारा नोटिस करता है कि एस्मी आजकल काफी ज्यादा उनसे मिलने जा रही है और मजाक में कहता है कि शायद वो उनसे अटैच हो रही है। असल में रीजन ये होता है कि एस्मी जानती थी कि उनकी हेल्थ स्टेबल नहीं है और पिछली लाइफ में वो 2 साल के अंदर गुजर गई थी, इसीलिए इस बार एस्मी ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ बिताना चाहती थी। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो चाय के साथ मेडिसिन ले रहे होते हैं। एस्मी जब उनकी 2 प्रिस्क्रिप्शंस देखती है तो शॉक हो जाती है। दोनों अलग अलग हॉस्पिटल से होते हैं और उन्हें साथ लेना बहुत डेंजरस हो सकता है। एस्मी को शक होता है कि शायद यही उनकी हेल्थ डिटेरियोरेशन का रीजन है। श्योर होने के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी ले जाकर चेक करवाती है। जब कंफर्म हो जाता है कि दोनों मेडिसिन साथ नहीं ली जा सकती, एस्मी को अपनी सस्पेशन सही लगती है। बाद में नोबल हीरो के ग्रैंडफादर डॉक्टर के नए प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं। कुछ ही हफ्तों में क्यूमो की मदर बताती है कि उनकी डेथ नोटिसेबल तरीके से इम्प्रूव हो गई है। एस्मी अपने आप को प्रेज करती है। फार्मेसी पढ़ना सच में सही डिसीजन था। ये उसकी जिंदगी का सबसे खुश पल होता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। एक दिन फार्मेसी में मैगजीन पलटते हुए एस्मी एक फैमिलियर चेहरा देखती है, मसारू, उसकी पिछली लाइफ का बॉयफ्रेंड। इस लाइफ में उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अब मसारू एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका होता है, जिसका $1 बिलियन टर्नओवर होता है।
एस्मी को अपने पिछली लाइफ में उसकी गैम्बलिंग एडिक्शन विविडली याद आ जाती है और ये भी याद आती है कि उसने उसे 5 लाख यौन तक उधार दिए थे। ये सोच काफ़ी टाइम तक डिस्टर्ब करती रही। क्या इस सब में उसका भी कोई रोल था? अपनी सेकेंड लाइफ में 33 साल की एज पर, वही एज जहाँ पिछली लाइफ में उसकी डेथ हुई थी, एस्मी अभी भी अनमैरिड होती है। वो अपना टाइम बाहर खाना खाने और फ्रेंड्स के साथ चैटिंग में बिता रही होती है। और बस एक डिफरेंस होता है, इस बार वो अचानक रीमा से मिल जाती है, जो अब अडल्ट हो चुकी होती है। रीना खुद आगे बढ़कर ग्रीट करती है और अपने पार्टनर की फोटो दिखाती है। एस्मी तुरंत पहचान जाती है वो मिडिल एज्ड आदमी कोई और नहीं बल्कि तोरो होता है, उनका फार्मेसी सीनियर। एस्मी बिल्कुल चुप हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि जब तोरो यंग था तब उसने उसे रिंग पहनते देखा था। इसका मतलब हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हो। रीना के फादर का अफेयर और अब ये सिचुएशन, एस्मी को लगता है जैसे डेस्टिनी घूम फिर कर वापस उसी के पास आ रही हो। वो मजबूरी में मान लेती है कि डेस्टिनी को बदलने की कोशिश का रिजल्ट आखिरकार उसी पर आता है। बाद में वो कोरिया जाते हैं एक फोटोशूट के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोग अपनी यूथ को याद रखना चाहते हैं। कारोके बार में उनकी अचानक मुलाकात सासुके से होती है, जिससे वो 13 सालों से नहीं मिले थे। एस्मी सब कुछ जानती होती है लेकिन प्रेजेंट करती है जैसे वो सरप्राइज्ड हो। सासुके उनके लिए वीआईपी रूम अरेंज करता है और ड्रिंक्स भी ऑफर करता है। एस्मी खुशी खुशी खड़ी होकर उसका थैंक्स करती है। पिछली लाइफ में सासुके उन्हें फ्रेंच फ्राइज ट्रीट देता है, लेकिन तब वो इतना भरे हुए होते हैं कि नहीं खाते। इस बार जब डोर पर पूछा जाता है, एस्मी कह देती है कि वो ऑलरेडी फुल है। लगता है सासुके उसका हिंट समझ जाता है। फिर एस्मी नाजुकी और मीहो को तोरो के बारे में बताती है। तीनों लड़कियां आधा दिन इस बात पर डिस्कस करती रहती हैं। वो डिसाइड करती है कि रीना से डायरेक्टली बात करेंगी, लेकिन किसी के पास रीना का कांटेक्ट नहीं होता। नाजुकी को लगता है कि शायद सासुके के पास हो। एस्मी वीआईपी रूम से बाहर जाकर सासुके से पूछती है कि रीना आजकल कैसी है। सासुके बताता है कि वो ठीक है, बस काम की वजह से थोड़ी थकी भी रहती है, लेकिन खुश है। वो एस्मी को अपने बचपन की फोटो भी दिखाता है। एस्मी पूछती है कि क्या उसने म्यूजिक का ड्रीम छोड़ दिया। सासुके कहता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ने वाला टाइप नहीं है। एस्मी मन ही मन सोचती है कि शायद सासुके की डेस्टिनी को ना बदलना ही सही डिसीजन था। रीना से कांटेक्ट करने के बाद तीनों एक छोटा सा फन सिनेरियो रिहर्स करती हैं। 30 मिनट बाद रीना प्लान के मुताबिक आ जाती है। सिंपल कंफर्मेशन के बाद एस्मी तोरो की सच्चाई सामने रख देती है। रीना पहले थोड़ी स्टन्ड होती है, लेकिन जब सच कंफर्म हो जाता है वो तुरंत तोरो को कॉल करके पूरी तरह डांटती है। फिर ब्रेकअप कर लेती है, उसका नंबर डिलीट कर देती है और कॉल कट कर देती है। तीनों लड़कियां उसकी डिजीवनेस पर ताली बजाती हैं और रिलीफ फील करती हैं। बातें करते करते वो फिर से गॉसिप करने लग जाती हैं। तब एस्मी जमीन पर गिरा एक पेपर देखती है और उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में इस तरह पेपर उठाने के चक्कर में वो कार से टकरा गई थी, जिससे उसकी रीइंकार्नेशन शुरू हुई थी। इस बार रिजल्ट बदल चुका होता है। एस्मी खुशी खुशी पेपर उठा लेती है। अब आगे वो फ्यूचर है जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तीनों मीहो की कार से निकल जाते हैं। उस वक्त एक मिस्टीरियस लड़की पीछे से उन्हें चुपचाप देख रही होती है। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस लाइफ फिर से नॉर्मल चलने लगती है। सिर्फ एक डिफरेंस होता है, अब तोरो खुद डोर ओपन करता है, किसी और का वेट नहीं करता। बाकी सब कुछ पहले जैसा ही होता है। एक दिन लंच के लिए निकलते वक्त एस्मी देखती है बाहर फिल्म क्रू शूटिंग कर रहा है। क्यूरियोसिटी में वो एक स्टार को देखने में इतनी फोकस हो जाती है कि रास्ता ध्यान नहीं रहता। तभी एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। क्या ये एस्मी की लाइफ का एंड है? फिर से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे गुस्सा आता है कि वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। फिर से वो रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी होती है और पूछती है कि 33 साल की एज पर वो अभी डिफॉल्ट रूट पर क्यों आ जाती है। स्टाफ उसे समझाता है कि हर इंसान का एक डेथ पीरियड होता है और प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। वो कहते हैं कि एस्मी का इजी एसेशन टाइम 30 के बाद का है। अगर वो इस डेंजरस पीरियड को अवॉइड कर ले तो वो लंबी जिंदगी जी सकती है। इस पर एस्मी को गहरा रिग्रेट होता है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो पूछती है कि अगर इस बार उसने ज्यादा वर्चुअस मेरिट्स कलेक्ट किए हो तो क्या वो फिर से ह्यूमन के रूप में जन्म ले सकती है। स्टाफ बिना हेसिटेशन के कहता है नहीं। इंडियन ओशन फिश जैसी बड़ी आंखों के साथ एस्मी शॉक हो जाती है। स्टाफ एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन के रूप में जन्म लेने की डिजायर सिर्फ एक ह्यूमन सोच है। जैसे ह्यूमंस चाहते हैं वैसे ही एनिमल्स भी अपनी जैसी लाइफ चाहते हैं। एस्मी कहती है कि इस बार तो उसके मेरिट्स पहले से ज्यादा होंगे, फिर भी क्या काफी नहीं? स्टाफ कंफर्म करता है कि हाँ, फिर भी काफी नहीं। ट्यूना फिश की फोटो देखकर एस्मी बिल्कुल भी सॉल्टेड फिश के रूप में जन्म लेना नहीं चाहती थी, जो कभी भी खाई जा सकती हो। वो पूछती है कि क्या वो फिर से री इनकारनेट हो सकती है। दिल में एक छोटी सी होप के साथ वो पूछती है क्या वो काउंटलेस बार री इनकारनेट हो सकती है।
जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, फिर रुक जाए। स्टाफ कहता है नहीं, री इनकार्नेशन की गिनती लाइफ के कर्मा से ही फिक्स होती है। कुछ लोगों को तो सेकेंड चांस भी नहीं मिलता। एस्मी पूछती है कि उसके पास कितने चांसेस बचे हैं। स्टाफ कहता है ये एक सीक्रेट है। आखिरकार एस्मी डिसीजन लेती है और राइट साइड वाले डोर की तरफ बढ़ती है अपनी थर्ड लाइफ शुरू करने के लिए। इस बार भी इन फैंसी का एक्सॉस्टिंग फेज बिल्कुल पहले जैसा ही टायरिंग होता है। प्री स्कूल तक पहुंचने के बाद एस्मी को एक और चीज का एहसास होता है जो और भी ज्यादा ड्रेनिंग होती है। उसे फिर से रीना के टीचर और उसके फादर का सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार भी छोटी एस्मी कोई बेटर सॉल्यूशन नहीं सोच पाती और वही पुराना रास्ता फॉलो करती है। एक दिन डिनर के दौरान जब टेबल पर टूना रखा होता है, एस्मी उसे देखकर कसम खाती है कि नेक्स्ट टाइम वो किसी भी हाल में ह्यूमन के रूप में ही रिबॉर्न होगी। वो स्मूथली किंडरगार्टन और एलिमेंट्री स्कूल क्रॉस कर लेती है, लेकिन अपने फादर के लिए जो रिसेंटमेंट उसके अंदर थी वो टीनेज ईयर्स तक भी बनी रहती है। अब दोस्तों के साथ बातें सिर्फ बचकानी चिटचैट तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि टीवी शोज और मूवीज पर डिस्कशन होने लगती है। मिस्टर मा अब भी स्टूडेंट को पेपर पास करने जैसे पॉइंटलेस टास्क देता था, बिल्कुल पहले की तरह। अपने सेकेंड लाइफ में फेल होने के बाद इस बार एस्मी डिसाइड करती है कि वो मिस्टर मा की अथॉरिटी के आगे नहीं झुकेगी। वो एक बार फिर से उसे चैलेंज करती है और इस बार सक्सेसफुली उसकी लॉजिक में फ्लॉ निकाल लेती है, जिससे मिस्टर मा कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है। एस्मी को लगता है कि इस बार उसका अपर हैंड है, लेकिन मिस्टर मा फिर भी उसकी सोच का दायरा बढ़ा देता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो एक टीचर है और फिर क्लास में मॉरल फिलोसफी का लेक्चर कंटिन्यू कर देता है। स्कूल के बाद फिर भी एस्मी और बाकी स्टूडेंट्स को मिस्टर मा के ऑफिस में फीडबैक के लिए जाना पड़ता है। इन लाइफ टाइम्स के बाद एस्मी को आखिरकार समझ आ जाता है अकेडमिकली किसी टीचर के साथ मोरल फिलोसफी पर आर्ग्यू करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। एकेडमिक्स में एस्मी के कोई ग्रैंड एम्बिशंस नहीं होते, इसीलिए वो जानबूझकर एग्जाम में खराब परफॉर्म करती है और पूरे स्कूल में 13 रैंक पर आती है, जो उसकी सेकेंड लाइफ से भी वर्स होता है। हाई स्कूल में जाने पर भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। एस्मी फिर से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेती है, लेकिन इस बार वो लिटरेचर को मेजर चूज करती है, बिल्कुल अपनी फर्स्ट लाइफ की तरह। नेचुरली मसारो, जो उसकी पिछली लाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड था, इसी अकेडमी में होता है। एस्मी का उससे दोबारा जान पहचान बढ़ाने का कोई इरादा नहीं होता, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उनका रिलेशनशिप इतना ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। शायद सेकेंड लाइफ में मसारू सिर्फ लकी था। एस्मी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मसारू बात नहीं करना चाहता। पोलाइटनेस के तौर पर मसारू उसे कराओके के लिए इनवाइट करता है। एस्मी एक और क्लासमेट के साथ जाती है। मसारू को फैमिलियर गाने गाते देखकर उसके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। एक्टिविटी के बाद पता चलता है कि दोनों का रास्ता एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मसारू एस्मी को घर छोड़ देता है। उस कार में बैठकर जो एस्मी को बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगती है। उसके इमोशंस अचानक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। खुशी और उदासी एक साथ मिक्स हो जाती है, जैसे कोई मूवीज रील उसकी आंखों के सामने चल रही हो। मसारू उस लड़की के बारे में काफ़ी क्यूरियस होता है जो हमेशा उसे अवॉइड करती रहती थी। कार से उतरने से पहले वो एस्मी से उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी पूछता है, जबकि उसके कॉन्टैक्ट पहले ही एक्सचेंज हो चुके होते हैं। उसकी पोलाइटनेस के बावजूद ये रिक्वेस्ट एस्मी को थोड़ा ऑकवर्ड फील करवाती है। बातों बातों में एस्मी बिना सोचे समझे मसारू के साथ मजाक करने लगती है। कुछ टाइम साथ बिताने के बाद मसारू अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। एस्मी को अपनी सेकेंड लाइफ याद आ जाती है, जहां मसारू एक सक्सेसफुल सीईओ बन गया है। ये सोचकर एस्मी एक चांस लेने का डिसीजन लेती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ कह देती है। एस्मी के लिए ये 26 सालों के सेपरेशन के बाद एक रीयूनियन जैसा होता है। टाइम और स्पेस से परे एक मिरेकुलस एक्सपीरियंस। उसे मसारू की पर्सनैलिटी पहले से पता होती है, इसीलिए कुछ भी नया नहीं होता। फिर भी दोनों काफ़ी अच्छे से गेट अलॉन्ग करते हैं। दिल ही दिल में एस्मी कसम खाती है कि इस बार वो मसारू को गैम्बलिंग के ट्रैप में दोबारा नहीं गिरने देगी। जब भी मसारू क्लास में नहीं आता, एस्मी तुरंत कॉल करके चेक करती है। एक बार जब वो डॉर्म पहुंचती है तो फ्लोर पर एक जगह कचरा पड़ा होता है। एस्मी उसे डांटती है और साफ करने को कहती है। कुछ टाइम बाद मसारू खुद ही ब्रेकअप का सजेशन दे देता है। शायद उसे लगता है कि एस्मी बहुत कंट्रोलिंग हो रही है। इस तरह दोनों के लिए एक कंफ्यूजन ब्रेकअप बन जाता है। ये रीयूनियन एस्मी को फिर से अकेला महसूस करवाता है, जैसे उसने बिलियंस खो दिए हों। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद एस्मी एक टेलीविजन स्टेशन में काम करना शुरू करती है। ये पहली बार होता है जब वो अपना होम टाउन छोड़कर टोक्यो जाती है। उसका पहला काम होता है न्यूज़पेपर लेआउट बनाना, जिसमें सॉन्ग लिरिक्स होते हैं और कभी कभी ब्राइट लाइट्स के नीचे स्टैंड की तरह एक्ट करना भी पड़ता है।
काम टफ होता है, लेकिन एस्मी को लगता है कि ये सब मेरिट एक्यूमुलेट करने के लिए अच्छा है। बाद में उसे एक फिल्म क्रू के साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट बना दिया जाता है, जहां वो एक्टर्स को गाइड करती है, उनका ख्याल रखती है और सेटअप पर सब कुछ स्मूथली चलने का ध्यान रखती है। दो लाइफ टाइम्स के एक्सपीरियंस के साथ एस्मी की वर्क कैपेबिलिटी काफ़ी आउटस्टैंडिंग होती है। वो एक्टर उड़ा के साथ भी अच्छा रिपोर्ट बना लेती है और दोनों एक पैक्ट करते हैं, जब एस्मी प्रोड्यूसर बनेगी तब वो उड़ा को लीड रोल देगी। पहला टेलीविज़न ड्रामा कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा रेस्ट पीरियड मिलता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एस्मी नाजुकी और मीहो के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने घर जाती है। तीनों अपनी यूथ की यादें ताज़ा करते हैं। ये एक ट्रेडिशन बन जाता है। जब भी एस्मी काम से थक जाती है, वो होम टाउन आकर फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें करती है, जिससे उसका स्ट्रेस कम हो जाता है और एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। 1 साल से ज़्यादा टीवी स्टेशन में काम करने के बाद एस्मी आखिरकार एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनती है जो उसने कभी पिछली लाइफ में भी पसंद की थी। जिन प्रोड्यूसर्स के साथ वो काम करता है वो इंडस्ट्री के टॉप लोग होते हैं। इसी दौरान एक लड़की उसके पास आती है और एस्मी तुरंत पहचान लेती है। वो मीसा होती है, उसकी एलिमेंट्री स्कूल की फ्रेंड। मीसा बताती है कि वो अब प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी है। ये अनएक्सपेक्टेड मीटिंग दोनों के लिए खुशी का रीज़न बन जाती है और लगता है जैसे बात करने के लिए टॉपिक्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। टेलीविज़न ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होता है और एयर होते ही हाई रेटिंग मिलती है, बिल्कुल एस्मी की प्रेडिक्शन की तरह। लेकिन इसके बाद उसका वर्कलोड और बढ़ जाता है। एक दिन हारतेरा उसे मैसेज भेजकर याद दिलाता है कि उसके फादर का बर्थडे है और उसे कॉल करना नहीं भूलना चाहिए। ये सुनकर एस्मी को अपनी पिछली लाइफ याद आ जाती है, जब वो फादर के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर जा रही थी और सबवे में मिस्टर मेहता से मिली थी। इस बार वो टोक्यो में होती है और मिडनाइट तक काम कर रही होती है, इसीलिए घर जाना पॉसिबल नहीं होता। वो जाना चाहती थी लेकिन मजबूरी होती है, काम पर फोकस ना कर पाने के कारण। और मिस्टर मा के फेट को जानते हुए एस्मी शेड्यूल बोर्ड के पास जाकर सोचती है कि क्या वो फिल्मिंग प्रोसेस को फास्ट कर सकती है ताकि घर जाने का टाइम निकाल सके। इसीलिए वो जल्दी से फिल्मिंग शेड्यूल एडजस्ट करती है। 6 सीन्स के प्ले को 3 सीन्स में कंडेंस कर देती है, अननेसेसरी शॉट्स कट कर देती है। वो मीसा को मेकअप प्रोसेस फास्ट करने को बोलती है, एक्टर्स को नेक्स्ट सीन के लिए रेडी करवाती है और डायरेक्टर को कन्विंस करती है कि लंच ब्रेक स्किप करके एक ही गो में सारे सीन्स शूट कर लिए जाएं। नाइट सीन्स को भी पहले ही कॉल करवा लिया जाता है। इन सब अरेंजमेंट्स के साथ शूटिंग का पेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉल शीट मशीन खराब हो जाती है, लेकिन ब्रोकन इक्विपमेंट हटा देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब कुछ एक्टर्स ट्रैफिक में फंस जाते हैं, एस्मी एक्सटर्नल शूटिंग टीम से एडवाइस लेती है। उनके बताए एक छोटे रोड के थ्रू प्रॉब्लम स्मूथली सॉल्व हो जाती है। आखिरकार वो सिर्फ 3 घंटे में शूट कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रेन से घर जाते वक्त एस्मी को एक रात की ट्रेन राइड याद आती है जो 9 बजे होती है, लेकिन 9 बजे की 3 नाइट ट्रेन्स होती है और उसे याद नहीं होता कौन सी वाली थी। तब उसे याद आता है कि मिस्टर मा कुमागया से ट्रेन लेता था। ये याद आते ही वो गेट के बाहर उसका इंतजार करती है। वहीं उसे अपनी एलिमेंट्री स्कूल की फ्रेंड शिजुका मिल जाती है। दोनों काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। सासुके के फैमिली मैटर्स पर भी डिस्कशन होता है। एस्मी को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि बात का टॉपिक अचानक इतना सीरियस कैसे हो गया। शिजुका से फेयरवेल के बाद एस्मी को मिस्टर मा दिख जाता है। वो उसे ग्रीट करती है और कहती है कि काफ़ी टाइम बाद मिले हैं और बात करना चाहती है, लेकिन मिस्टर मा बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे घर जाना होगा और सजेस्ट करता है कि किसी और दिन बात करेंगे। उसे जाते हुए देखकर एस्मी सोचती है कि इस बार सब कुछ सच में बिगड़ सकता है। वो रिजोल्यूटली इंटरवीन करती है और मिस्टर मा के पीछे पीछे चल पड़ती है, कहकर कि वो भी सबवे लेने वाली है। वो जानबूझकर उसे उस जगह से दूर ले जाती है जहाँ एक्सीडेंट होने वाला होता है। थोड़ी देर बाद एक कॉलिजन होता है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड, लेकिन इस बार एस्मी मिस्टर मा को एक्सीडेंट से बचा लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो घर पहुंच जाती है और अपने पेरेंट्स को सरप्राइज कर देती है। साथ ही वो अपने फादर के लिए बर्थडे प्रेजेंट भी लाती है। अभी अभी लौट कर आई होती है, लेकिन फिर से जाना पड़ता है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं और उसे सी ऑफ करते हैं। दोनों पेरेंट्स अपनी बेटी को दूर से आया देखकर बहुत खुश होते हैं। एस्मी भी रिलीव्ड होती है कि आखिरकार उसने मिस्टर मा का इश्यू रिजॉल्व कर लिया। इसके बाद एस्मी लगभग और 5 साल तक टेलीविज़न स्टेशन में काम करती रहती है। उसकी ज़िंदगी अभी भी स्ट्रेसफुल और बिजी वर्क डेज से भरी होती है। एक दिन एस्मी और मीसा लंच के लिए बाहर जाते हैं और एक डिसेंट रेस्टोरेंट चूज़ करती है
लंच के दौरान वो काम के साथ साथ पुराने इंटरेस्टिंग र्यूमर्स के बारे में बात करती है। शाम को एस्मी को फिर से लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। एक रात नाजुकी एस्मी को कॉल करती है और कहती है कि खिड़की से बाहर देखो। एस्मी देखती है तो पता चलता है कि मीहो और नाजुकी टोक्यो आ चुकी हैं, सिर्फ एस्मी से मिलने के लिए। वो बताती हैं कि वो आज टोक्यो घूमेंगे और अगले दिन वापस चले जाएंगे। एस्मी बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही कहती है कि थोड़ी प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि उसके फ्लैट में सिर्फ एक बेड है, इसीलिए स्लीपिंग अरेंजमेंट्स सोचना पड़ेगा। मीहो मजाक करती है कि तीनों का फ्लोर पर सोना ठीक नहीं। एस्मी कहती है कि वो बेड पर सोना चाहती है, लेकिन नाजुकी बोलती है कि टोक्यो आने के बाद एस्मी बदल गई है और अब कोऑपरेटिव नहीं रही। एस्मी क्लैरिफाई करती है कि उसे बेड शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका मानना है कि जब बेड है तो यूज़ करना चाहिए। आखिरकार तीनों एग्री करती हैं कि कहाँ सोना है ये मैटर नहीं करता। एस्मी नाजुकी को याद दिलाती है कि वो स्नैक्स लाई थी, लेकिन अभी तक शेयर नहीं किए। नाजुकी सरप्राइज से बोलती है वो तो भूल गई थी। फिर तीनों स्नैक्स खाती हैं और बातें करती हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज एंड फीलिंग्स शेयर करती हैं। इस सबके बीच एस्मी को महसूस होता है कि उसका सारा प्रेशर और थकान धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। अगली सुबह एस्मी देखती है कि नाजुकी चाय के साथ मेडिसिन ले रही है। वो तुरंत पानी का ग्लास लाती है और उसे याद दिलाती है कि चाय के साथ मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। नाजुकी को थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो एस्मी की बात मान लेती है। दोस्तों को सी ऑफ करने के बाद एस्मी को अपनी पिछली लाइफ में नोबू हीरो का केस याद आता है। फ्री वीकेंड का फायदा उठाते हुए वो उसके घर जाती है और मेडिसिन में मदद करती है, बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन हारुका पूछ लेती है कि एस्मी को कैसे पता चला कि दो तरह की मेडिसिन साथ में नहीं लेनी चाहिए, जबकि इस लाइफ में वो फार्मासिस्ट नहीं है। एस्मी झूठ बना लेती है और कहती है कि उसने एक मेडिकल ड्रामा शूट किया था और वहाँ से काफ़ी मेडिकल नॉलेज मिल गया। अनएक्सपेक्टेडली हारुका पूछ बैठती है कौन सा ड्रामा था। एस्मी मजबूरी में कहती है वो किसी और टेलीविज़न स्टेशन का ड्रामा था। ये सुनकर साची इंटरेस्ट लेती है और कहती है कि वो उस ड्रामा का डीवीडी खरीद कर देखेगी। किसी तरह एस्मी फिर से नोबू हीरो की मेडिकेशन सही करने में सक्सेसफुल हो जाती है। बाद में जब एस्मी फार्मेसी में मैगजीन देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि मसारू इस लाइफ में भी एक सक्सेसफुल सीईओ ही है। एस्मी सोचती है कि अगर कॉलेज में उसने मसारू से ब्रेकअप ना किया होता तो शायद ये आउटकम नहीं होता। सिर्फ एक डिफरेंस होता, पिछली लाइफ में मसारू की कंपनी का रेवेन्यू 1 बिलियन था, जबकि इस लाइफ में 900 मिलियन है। एस्मी थोड़ा गिल्टी फील करती है और सोचती है कि शायद उनकी 2 महीने की रिलेशनशिप की वजह से 100 मिलियन का नुकसान हो गया। 2 साल बाद टेलीविजन स्टेशन में एस्मी की मेहनत रंग लाती है और उसका प्रपोजल अप्रूव हो जाता है। अब वो प्रोड्यूसर के लिए अप्लाई कर सकती है। इसी दौरान एस्मी के दिमाग में एक आइडिया धीरे धीरे शेप लेने लगता है। वो अपनी री इनकारनेशन के एक्सपीरियंसेस को एक टेलीविजन ड्रामा में बदलना चाहती है, बिना किसी को बताए कि ये उसकी अपनी कहानी है। लेकिन स्टेशन के दूसरे प्रोड्यूसर्स और एग्जीक्यूटिव्स को उसकी स्टोरी बहुत ब्लन लगती है। उनका कहना होता है कि इसमें ज्यादा क्लाइमैक्स नहीं है। वो पूछते हैं कि कौन ऐसी स्टोरी देखना चाहेगा जहाँ री इनकारनेशन का मतलब सिर्फ लोगों को बचाना और अफेयर्स को रोकना हो। उसके हिसाब से इतनी बार री इनकारनेट होने के बाद भी जिंदगी में कोई बड़ा चेंज नहीं दिख रहा था, ना दुनिया बचाना, ना नोबेल प्राइज जीतना। स्टेशन के प्रेशर के आगे एस्मी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। काम के बाद एस्मी को एक इम्पोर्टेंट बात याद आती है, रीना और तोरो का अफेयर। लेकिन इस स्टोरी में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब एस्मी फार्मेसी में काम नहीं करती, इसीलिए उसके पास ये प्रूव करने का सॉलिड रीजन नहीं होता कि तोरो मैरिड है। इस वक्त रीना और तोरो मिले नहीं होते हैं। अगर उनकी मुलाकात ही ना होने दी जाए तो अफेयर रुक सकता है। एस्मी क्लासमेट्स को कॉल करना शुरू करती है, पूछती है कि किसी के पास रीना या सासुके का नंबर है क्या, लेकिन किसी को नहीं पता होता। फिल्मिंग शुरू होने से 1 महीना पहले एस्मी रीना का इश्यू सॉल्व करने के लिए होम टाउन जाने का मौका ढूंढती है। वो सीधा उस कराओके बार जाती है जहाँ सासुके काम करता है, लेकिन उस रात सासुके शिफ्ट पर नहीं होता। एस्मी स्टाफ से कहती है कि वो सासुके की एलिमेंट्री स्कूल फ्रेंड है और उसका कांटेक्ट चाहिए। स्टाफ मेंबर यामामोतो उसे ट्रबल मेकर समझ लेता है और सासुके का नंबर देने से मना कर देता है। फिर एस्मी अपनी एलिमेंट्री स्कूल की ग्रेजुएशन फोटोज देखती है और शिजुका को स्पॉट करती है। उसे लगता है कि शायद यहीं से उम्मीद मिल सकती है। वो शिजुका को कॉल करती है और पूछती है कि क्या उसके पास रीना का कांटेक्ट है। किस्मत से शिजुका के पास होता है। एस्मी रीना को कॉल करती है, पुरानी बातें याद करती है और धीरे धीरे उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। 1 अप्रैल को, वही दिन जब रीना को तोरो से मिलना था, लेकिन रीना मना कर देती है।
फ्रस्ट्रेट होकर एस्मी डिसाइड करती है कि वो उस रेस्टोरेंट में जाएगी जहाँ रीना और तोरो मिलने वाले थे। वो ऐसी जगह बैठ जाती है जहाँ से आने जाने वाले लोग क्लियरली दिख सकें। इंतजार करते हुए वो खाना खा लेती है, फिर आइसक्रीम और ड्रिंक्स भी ऑर्डर करती है। वो बहुत ज्यादा खा लेती है लेकिन रीना अभी तक नहीं आती। जब एस्मी गिव अप करने वाली होती है तब रीना आखिरकार आ जाती है। दोनों खुशी खुशी ग्रीट करते हैं। रीना बताती है कि उसका पहले का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया था, इसीलिए वो यहाँ आ गई। तोरो के आने के डर से एस्मी सजेस्ट करती है कि रेस्टोरेंट चेंज कर ले, लेकिन रीना इंसिस्ट करती है कि यहीं रहेंगे। खाना और सर्विस की तारीफ करती है। एस्मी ऑलरेडी फुल होती है, फिर भी रीना को वहीं रोकने के लिए और खाना खाने को रेडी हो जाती है। इसी बीच तोरो रेस्टोरेंट में एंटर करता है। एस्मी तुरंत रीना का ध्यान अपनी वर्क स्टोरीज में लगा देती है। तोरो पास ही बैठ जाता है, जो काफी डेंजरस होता है। एस्मी लगातार रीना को इंटरेस्टिंग एनेक्डोट सुनाकर बिजी रखती है। खाने के एंड पर रीना एक साइड डिश पर हेसिटेट करती है और एस्मी, जो बिल्कुल ओवरस्टफ्ड होती है, मन ही मन गाली देने के करीब पहुंच जाती है। आखिरकार तोरो रीना को देख लेता है और ग्रीट करता है। एस्मी, जो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुकी होती है, गुस्से से भर जाती है। अच्छी बात तो ये होती है एस्मी के वहाँ होने की वजह से उनके बीच सिर्फ पोलाइट ग्रीटिंग्स होते हैं, कोई गहरी बात नहीं होती। जब रीना पेमेंट करके निकलती है, एस्मी को लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन घूम कर देखने पर वो शॉक हो जाती है। रीना और तोरो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इतनी विजिलेंस के बाद भी सब बेकार हो जाता है। अगली सुबह एस्मी उस फार्मेसी में जाती है जहाँ वो अपनी पिछली लाइफ में काम करती थी। तोरो बिल्कुल पहले की तरह अपने कार में वेट कर रहा होता है। एस्मी सीधा उसके पास जाकर कन्फ्रंट करती है और उसे कहती है कि वो रीना से दूर रहे क्योंकि वो मैरिड है। तोरो आर्ग्यू करने ही वाला होता है, लेकिन एस्मी उस वेडिंग रिंग का जिक्र करके प्रूफ दे देती है। ये सुनकर तोरो गुस्से और शर्म से स्पीचलेस हो जाता है और लगता है जैसे वो एस्मी को वहाँ से निकाल देगा। एस्मी प्रेशर बनाकर कहती है कि वो रीना को कभी दोबारा ना मिले। आखिरकार तोरो मान जाता है। जाते जाते प्रोफेसर मैदा शिजुका को फिर याद दिलाते हैं कि सासुके से खुलकर बात जरूर करें। इस तरह प्रोफेसर मैदा का इश्यू रिजॉल्व हो जाता है। अब एस्मी सोचती है कि बचपन से अडल्टहुड तक और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो उसे सॉल्व करनी है। वो इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग बन चुकी होती है कि हारुका को शक होने लगता है। हारुका मजाक मजाक में पूछती है क्या ये एस्मी की सेकेंड लाइफ है। हारुका कभी इमेजिन भी नहीं करती ये उसकी बहन की फोर्थ लाइफ है। इतनी एक्सेप्शनल बहन होने की वजह से हारुका पर काफी प्रेशर पड़ता है। पेरेंट्स और टीचर दोनों का फोकस हारुका पर ज्यादा हो, वो फेवरेट बन जाती है, लेकिन फिर भी काफी सालों तक वो एस्मी के शेडो में ही रहती। हारुका कहती है कि उसके ग्रेड्स उतने खास नहीं हैं, बस क्लास में टॉप 5 में आती है। उसका कहना होता है कि जीनियस बहन होना उसके लिए बहुत मुश्किल रहा है। एस्मी पूछती है कि अगर सच में ये उसकी सेकेंड लाइफ होती तो वो क्या चाहती। हारुका पूछ बैठती है कि एस्मी फ्यूचर में किससे शादी करेगी, लेकिन एस्मी खुद ही नहीं जानती थी। पिछली लाइफ में वो शादी से पहले ही मर चुकी थी। इस लाइफ में मेडिकल पढ़ाई की वजह से एस्मी ने नोबुहिरो के मेडिसिन वाले इश्यू को फार्मेसी मैगजीन देखकर ही जल्दी रिजॉल्व कर लिया। एस्मी को कहीं भी मसारू के बारे में कोई न्यूज़ नहीं दिखती। 3 साल बाद वो फिर से रीना का इश्यू सॉल्व करने चाहती है। उसे लगता है इस बार सब उसके कंट्रोल में है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली रीना और तोरो फिर भी बात करना शुरू कर देते हैं, जिससे एस्मी को एक बार फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इस बार जब एस्मी तोरो को कन्फ्रंट करती है और उस पर गुस्सा निकालती है तो वो एक यंग वुमन के साथ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर रहा होता है। इस बार तोरो रिंग भी नहीं पहना होता। एस्मी पूरा ताकत लगाकर कुछ ही मिनट्स में इश्यू रिजॉल्व कर देती है। इसके बाद एस्मी को प्रमोशन मिल जाता है और वो एक फुल फ्लेजेड रिसर्चर बन जाती है। अब वो ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट रिसर्च कंडक्ट करने लगती है। उसके वर्किंग आवर्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, बस डेली टास्क कंप्लीट होना चाहिए। उसका मेन काम सैंपल्स कलेक्ट करना और अलग अलग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होता है। काम काफ़ी ड्राई और टीडियस होता है। काफ़ी टाइम तक कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन पिछली लाइफ से मिली एक्सपीरियंस और अपनी यूनिक थिंकिंग की वजह से एस्मी इस तरह के काम को हैंडल कर लेती है। लैब में एक शेयर्ड माइक्रोस्कोप होता है जिसका फोकस हमेशा कोई और अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है और फिर रिसेट नहीं करता। इस वजह से एस्मी को हर बार फोकस दोबारा सेट करना पड़ता है, जो उसे बहुत इरिटेट करता है। लंच के टाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैफेटेरिया में उसके सीनियर बताते हैं कि जो माइक्रोस्कोप का फोकस रिसेट नहीं करता वो डिपार्टमेंट का एक जीनियस डॉग है। स्टूडेंट उसे एडमायर करते हैं, भले ही वो हमेशा रिसर्च में ही डूबा रहता हो, सोशल इंटरेक्शन में बिल्कुल क्लूलेस हो। ये सुनकर एस्मी को थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसे लगता है कि शायद ज़्यादातर जीनियसेस ऐसे ही होते हैं। धीरे धीरे वो माइक्रोस्कोप एडजस्ट करने की आदत डाल लेती है और खुद यूज़ करने के बाद फोकस 0 पर रिसर्च करने लगती है। काम खत्म होने का फिक्स टाइम नहीं होता, सब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर डिपेंड करता है।
कुछ लोग शाम 6 बजे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग मिडनाइट तक काम करते हैं। 3 साल के एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी एस्मी को कोई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हासिल नहीं होती। एक दिन एस्मी अपने होम टाउन जाती है। उसके फादर बताते हैं कि हारुका अपने बॉयफ्रेंड को घर लाने वाली है। फादर एस्मी से डिस्कस करता है कि अगर बॉयफ्रेंड ने प्रपोज कर दिया तो क्या कहना चाहिए। एस्मी एडवाइस देती है कि नेचुरल रहे और ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, लेकिन उसके फादर इंसिस्ट करते हैं कि मैटर सीरियस है, लेकिन फॉर्मली ड्रेसअप करना चाहिए। कुछ दिन बाद हारुका सच में अपने बॉयफ्रेंड को घर लाती है, लेकिन वो प्रपोज के लिए नहीं बल्कि एक नया कैबिनेट डेकोरेट करने में मदद करने आया होता है। फादर पूरा दिन तैयार होकर वेट करता है। अब बॉयफ्रेंड चला जाता है, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो बेकार ही ओवर ड्रेस हो गए थे। एस्मी अपने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करती है। कभी कभी वो सोचती है कि माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑब्जर्व करती है, शायद वो भी उसी की तरह री इनकारनेटेड बिलोंग हो। इस लाइफ में एस्मी 35 साल तक जी सकती है, जो उसकी पिछली लाइफ से ज़्यादा है। चाहे वो कोई बड़ी मेडिकल ब्रेक थ्रू ना कर पाई हो, लेकिन उसने अपने पेपर कुछ मेडिकल वेबसाइट्स पर पब्लिश किए, जिससे फील्ड में थोड़ा कंट्रीब्यूट हुआ। आखिरकार हारुका उसी बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है जिसे वो पहले घर लाई थी। अपनी बहन को मदद की तरफ चलते देख एस्मी को बचपन की याद आ जाती है। उसका दिल गर्म और खुश हो जाता है। बहन की खुशी देखकर वो भी जेन्युइन खुश होती है। होम टाउन में एस्मी मैरी के साथ मील प्लान करती है। दोनों काफ़ी टाइम बाद मिल रही होती हैं और उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है। मैरी एक फ्लाइट अटेंडेंट बन चुकी होती है और उसे हर साल स्ट्रिक्ट हेल्थ चेक से गुजरना पड़ता है। एस्मी मजाक में कहती है कि वो ऐसी लाइफ मैनेज ही नहीं कर पाएगी। तभी नाजुकी और मीहो वहाँ से गुजरते हुए उन्हें देख लेते हैं। कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होती है। सब लोग एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और हैरान होते हैं कि सालों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। एस्मी उन्हें साथ बैठने के लिए इनवाइट करना चाहती है, लेकिन नाजुकी और मीहो मैरी के साथ थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील करते हुए कोई बहाना बनाकर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद एस्मी मैरी से कन्फेस करती है वो उन्हें इनवाइट करने में हेसिटेट कर रही थी। मैरी कहती है कि शायद वो वैसे भी एग्री नहीं करते क्योंकि अब वो पहले जैसे क्लोज नहीं रहे। एस्मी सोचने लगती है कभी वो लोग कितने करीब थे और आज कितने दूर हो गए हैं। क्या ये सिर्फ टाइम ने बदला या फिर उनके चॉइस ने? जिंदगी में सब कुछ मिलता है, उसके साथ अक्सर कुछ खोना भी पड़ता है। मैरी अपनी बैग से मिडिल स्कूल के कोरियन ट्रिप की एक फोटो निकालती है, उन दोनों की पहली मुलाकात की याद। फिर मैरी वो सवाल पूछती है जो वो काफी टाइम से अपने दिल में रखकर बैठी थी, ये तुम्हारी कौन सी लाइफ है? मैरी खुद एक री इनकारनेटेड सोल होती है, इसलिए उसे हैरानी नहीं होती कि एस्मी हमेशा टॉप करती रही है। एस्मी थोड़ी ऑफ गार्ड हो जाती है और सोचती है कि सच बताएं या नहीं। उसकी हेसिटेशन देखकर मैरी खुद ही मान लेती है कि ये उसकी 5वीं लाइफ है। एस्मी शॉक में पूछती है कि उसे कैसे पता चला। मैरी बताती है कि वो हमेशा से इतनी मेहनती स्टूडेंट नहीं थी, इसीलिए अचानक इतना आउटस्टैंडिंग होना नेचुरली सस्पिशन क्रिएट करता है। साथ ही मिडिल स्कूल के कोरिया ट्रिप वाली फोटो बिल्कुल परफेक्ट फ्रेमिंग में थी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऊपर से एस्मी बातों बातों में फ्यूचर के शॉपिंग मॉल्स का जिक्र कर देती थी। इस सब से मैरी को काफी पहले ही समझ आ गया था कि एस्मी भी री इनकारनेटेड है। एस्मी पूछती है कि मैरी ने पहले ये बात क्यों नहीं कही। मैरी एक्सेप्ट करती है कि वो एम्बैरेस्ड थी और डर लगता था कि अगर वो गलत निकली तो उसे क्रेजी समझा जाएगा। वो अपनी अकेली दोस्त एस्मी को खोना नहीं चाहती थी। एस्मी पूछती है कि क्या मैरी भी रिसेप्शन डेस्क पर री इनकारनेट हुई थी और पहले किस रूप में जन्म लिया था। मैरी बताती है कि उसकी पहली री इनकारनेशन एक टर्माइट के रूप में हुई थी, साउथ ईस्ट वाटर में, जो जाइंट एंट ईटर का फेवरेट प्रे होता है। फिर वो एस्मी से पूछती है कि वो किस चीज में बदली थी। एस्मी वेग सा जवाब देती है, बस इतना कहकर कि कोई टर्माइट से रिलेटेड एनिमल था। ये सुनकर मैरी हंस पड़ती है और कहती है कि लगता है री इनकारनेटेड सोल्स के रास्ते काफी मिलते जुलते होते हैं। ऐसे पूछती है कि क्या मैरी का बार बार री इनकारनेट होने का डिसीजन सिर्फ ह्यूमन बनने की डिजायर से था। मैरी कहती है कि पूरी तरह से ऐसा नहीं था। अपनी फर्स्ट लाइफ में जो एक एवरेज स्टूडेंट थी मीडियोकर ग्रेड्स के साथ, उस टाइम नाजुकी और मीहो उसकी सबसे अच्छे फ्रेंड्स थे। ये सुनकर एस्मी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि मैरी की फर्स्ट लाइफ में वो लोग एलिमेंट्री स्कूल से ही इनसेपरेबल थे। फिक्शनल टीवी शोज डिस्कस करते थे, स्टिकर्स एक्सचेंज करते थे और मैरी के बर्थडे पर बहुत प्यारे स्टिकर्स गिफ्ट किए थे। मिडिल स्कूल कोरिया ट्रिप की फोटो भी उन चारों की थी। लेकिन हाई स्कूल आते आते मैरी उनसे दूर होती चली गई। वो एसेंट्रिक हो गई, ग्रेड्स गिर गए और आखिरकार चाइल्ड केयर के वोकेशनल स्कूल में एडमिशन ले लिया। फिर भी उनका बॉन्ड बना रहा। स्कूल ब्रेक्स में मीहो
उन सबको ड्राइव पर ले जाती थी। मिडिल स्कूल रीयूनियन में मैरी ने कन्फेस किया था कि उसका काइडो पर क्रश था, जिसने उसकी परफेक्ट इमेज तोड़ दी। मैरी सासुके की भी फैन थी। दोनों ने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज किया और कुछ महीने बाद डेटिंग शुरू हो गई। सासुके का करियर कभी भी टेक ऑफ नहीं कर पाया, लेकिन मैरी उसके फेलियर के बावजूद उसे सपोर्ट करके खुश थी। एस्मी ये सब सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन मैरी और सासुके का रिलेशनशिप सिर्फ 6 महीने चला। सासुके ने शिजुका के साथ मैरी को चीट कर दिया। मैरी को ये बात अपनी 3 दोस्तों से पता चली। उसने सासुके को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया और बिना सोचे समझे तुरंत ब्रेकअप कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद मैरी साकुरा साहुरा किंडरगार्टन में नैनी बनकर काम करने लगी। इस जॉब से उसे काफी सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता था। एस्मी को याद आता है कि वो खुद भी कभी उसी किंडरगार्टन में पढ़ी थी। बिजी होने के बावजूद मैरी अपने क्लोज फ्रेंड से मिलती रहती थी और वो लोग साथ में उसके बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। फिर एक हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ। एक क्राउडेड एरिया में मैरी ने सजेस्ट किया कि वो लोग किसी शांत जगह चले और आखिरकार वो सासुके के कराओके बार पहुंच गए। अच्छी बात ये थी कि सासुके वहां नहीं था, इसीलिए ऑकवर्ड सिचुएशन से बच गए। जब एसवी पूछती है कि फिर क्या हुआ, मैरी बताती है कि नाजुकी और मीहो प्लेन क्रैश में मर गए थे। ये लॉस उनके लिए संभालना बहुत मुश्किल था। कभी कभी वो बाहर खाना खाने जाते थे, लेकिन पहले जैसे खुश कभी नहीं रह पाए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी पूरी तरह जिएंगे, अपनी दोस्तों की यादों को ऑनर करते हुए। एस्मी पूछती है कि उस लाइफ में मैरी कितनी देर तक जिंदा रही। मैरी कहती है कि उसे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वो 26 साल की एज में मर गई थी। उस लाइफ में एस्मी ज्यादा लंबी जिंदगी जी गई थी। मैरी बताती है कि उसने प्लेन क्रैश को रोकने के लिए नाजुकी और मीहो को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसे समझ आया कि सबको बचाने के लिए प्लेन उड़ाना आना जरूरी है। इसीलिए वो फ्लाइट अटेंडेंट बनी। एलिमेंट्री स्कूल से ही उसने पढ़ाई और फिजिकल ट्रेनिंग में एक्सेलेंस हासिल की। धीरे धीरे वो अपने दोस्तों से डिस्टेंस बनाती चली गई, लेकिन उन्हें बचाने का डिटर्मिनेशन कभी खत्म नहीं हुआ। एस्मी पूछती है कि क्या ये अप्रोच सच में सही थी। मैरी एक्सप्लेन करती है कि उसका प्लेन क्रैश वाले दिन फ्लाइट पाथ चेंज करने का था, लेकिन उस लाइफ में एस्मी 33 साल की एज में मर गई थी, पार्टली मैरी के एक्शंस की वजह से। उस दिन मैरी एस्मी को बाथरूम ले गई, जिसकी वजह से एस्मी वो कार एक्सीडेंट फेस नहीं कर पाई जो अदरवाइज होता। एस्मी की अर्ली डेथ का गिल्ट मैरी को बहुत अंदर तक तोड़ देता है। इस वजह से उसकी हेल्थ गिर जाती है। वो फ्लाइट अटेंडेंट भी नहीं बन पाती और नाजुकी मीहो को बचा नहीं पाती। वो 40 से पहले ही मर जाती है। अपनी थर्ड लाइफ में मैरी फ्लाइट अटेंडेंट तो बन जाती है, लेकिन उसे फ्लाइट चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, इसीलिए वो अपने दोस्तों को फिर भी नहीं बचा पाती। इस बार भी वो कार एक्सीडेंट में मर जाती है। फोर्थ लाइफ में वो फ्लाइट अटेंडेंट बनने से पहले ही मर जाती है। री इनकार्नेशन रिसेप्शन डेस्क पर उसे पता चलता है कि 30 के बाद उन दोनों की मोर्टेलिटी रिस्क काफी हाई है, इसीलिए करंट लाइफ में मैरी ने बहुत केयरफुल प्रिपरेशन की होती है। अगला साल प्लेन क्रैश का क्रिटिकल ईयर होता है। एस्मी मैरी को केयरफुल रहने को कहती है और अपनी मदद ऑफर करती है। मैरी कामली बोलती है कि सब कंट्रोल में है। वो सजेस्ट करती है कि उसे पहले कोरिया में एक और फोटो ले ले। तभी मैरी को रेस्टरूम जाना पड़ता है। एस्मी अकेली खड़ी मैरी के जर्नी के बारे में सोचती है। अपनी नॉर्मल और मुंदाने री इनकार्नेशंस के मुकाबले मैरी ने जो सफर किया है वो अनइमेजिनेबल है। वो एक रियल हीरो है। बाद में दोनों कोरिया में फोटो लेने जाते हैं। वापस आते हुए एस्मी सजेस्ट करती है कि नाजुकी और मीहो को भी इनवाइट कर ले। चारों क्लोज फ्रेंड्स थे, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मैरी कहती है कि पहले वो प्लेन को सेफली वापस ले आए, फिर मिलना ज्यादा मीनिंगफुल होगा। एस्मी पूछती है क्या इसका मतलब ये है कि अब उसे नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा। वो सजेस्ट करती है कि इसके बजाय वो अपनी नेक्स्ट रिटर्न के बाद मिल सकती हैं। दोनों एक इंटरसेक्शन पर अलग हो जाती हैं और एस्मी फिर से अपनी नॉर्मल रूटीन में लौट जाती है। एक दिन एस्मी अपने फोन पर पढ़ती है कि संगाई के पास एक प्लेन मिसिंग हो गया है। ये पढ़ते ही उसके दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है। वो तुरंत मैरी को कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। घबराहट उसे पूरी तरह पकड़ लेती है। कुछ दिन बाद उसका सबसे बुरा डर सच हो जाता है। एस्मी अपने क्लासमेट्स के साथ मैरी, नाजुकी और मीहो के फ्यूनरल में जाती है। उसका दिल गहरी उदासी से भरा होता है। सिर्फ कुछ दिन पहले ही वो नाजुकी और मीहो से मिलने का प्लान बना रही थी और अब ये अचानक नाइटमेयर बन चुका था। फ्यूनरल के बाद सब लोग सासुके के कराओके बार में इकट्ठा होते हैं। पूरा माहौल गम में डूबा होता है। एस्मी को मैरी के साथ हुई अपनी आखिरी बातचीत याद आती है, जिसमें मैरी ने कहा था कि प्लेन इंसिडेंट अगले साल होगा। अब एस्मी को समझ आ जाता है कि मैरी ने जानबूझकर झूठ बोला था ताकि एस्मी ज्यादा वरी ना करे। तीनों सुबह तक वहीं रहते हैं, जब एस्मी अकेली घर की तरफ उसी पहचाने हुए रास्ते से चलती है जो उसके दिमाग में अपनी तीनों दोस्तों की यादें भर आती है। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई होती है।
उस पर वो सच में समझ पाती है कि जब नाजुकी और मीहू मर गए थे तब मैरी ने कैसा महसूस किया होगा। दर्द को नम करने के लिए एस्मी खुद को पूरी तरह काम में झोंक देती है। 3 साल बाद एक दिन काम के बाद एस्मी की मुलाकात अचानक एक औरत से होती है जो उसे आवाज देकर पूछती है, ये तुम्हारी कौन सी रीइंकार्नेशन है? वो औरत कोई और नहीं बल्कि मोनो, एस्मी की फर्स्ट लाइफ की कलीग होती है। इसका मतलब वो भी एक रीइंकार्नेटर थी। एस्मी पूछती है कि उसे कैसे पता चला। मोनो बताती है ये उसकी 8वीं लाइफ है और एक लाइफ में एस्मी को ना देखकर उसे समझ आ गया कि दोनों एक जैसे हैं। एस्मी सरप्राइज होती है और मोनो को अपने पास आने का इनविटेशन देती है। मोनो एक्सप्लेन करती है कि उसकी सारी 8 रीइंकार्नेशन बिल्कुल सेम रही है क्योंकि उसने जानबूझकर कभी कुछ चेंज नहीं किया। वो हर लाइफ को एक गेम की तरह लेती है, देखते हुए कि कौन सी लाइफ पिछले से थोड़ी बेटर हो सकती है। एस्मी सोचती है कि मोनो की पहली लाइफ कितनी सुकून भरी होगी जो वो इतनी लाइट हार्टेड सोच रख पाई। एस्मी की किस्मत फिर से 39 साल की एज में उस पर वार करती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टील बीम गिर जाता है। रिसेप्शन पर स्टाफ उसे बताता है कि इस बार वो ह्यूमन के रूप में रीइंकार्नेट हो सकती है। लेफ्ट साइड वाले डोर पर खड़ी एस्मी थोड़ी देर हेसिटेट करती है, फिर वापस मुड़कर पूछती है क्या वो फिर से ट्राई कर सकती है। स्टाफ बताता है ये उसका फाइनल चांस है। बिना एक पल गवाए एस्मी राइट डोर चूज करती है और अपनी 5th लाइफ शुरू करती है। एंट्रेंस सेरेमनी के बाद एस्मी देखती है कि एक क्लासरूम से मैरी का एक अलग वर्जन बाहर आ रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाती हैं। इस बार एस्मी का गोल सिर्फ वर्च्यूज कलेक्ट करने का नहीं बल्कि सबकी खुशी इंश्योर करने का होता है ताकि मैरी को अकेला स्ट्रगल न करना पड़े। वो डिसाइड करती है कि इस लाइफ में वो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेगी। एस्मी नाकामुरा को ढूंढने जाती है, होपिंग कि उसके साथ फ्लाइट स्विच कर सके, लेकिन नाकामुरा मना कर देता है, ये कहकर ये फ्लाइट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी एविएशन सर्टिफिकेट स्टेक पर है। एस्मी और मैरी मिलकर एक रिस्की प्लान बनाती हैं। मैरी सजेस्ट करती है कि नाकामुरा को पॉइजन कर दिया जाए ताकि वो फ्लाइट ना ले सके। एस्मी इसका विरोध करती है क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन और सस्पिशन हो सकता है। आखिर वो डिसाइड करती हैं कि उसे सिर्फ ड्रग दिया जाए। प्लान होता है कि मैरी उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी और एस्मी उसकी कॉफी में कुछ मिला देगी। फ्लाइट के दिन वो अपना प्लान एक्सिक्यूट करती हैं। एस्मी अपनी पिछली लाइफ्स की मेडिकल नॉलेज का यूज करके नाकामुरा की कॉफी ड्रग कर देती है जिससे वो फ्लाइट लेने के काबिल नहीं रहता। लेकिन जैसे ही सब सेट होने वाला होता है एक अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन होता है। कावागुची जो एस्मी की एक पिछली लाइफ की इन्फ्लुएंस की वजह से फ्लाइट अटेंडेंट बनी होती है, नाकामुरा की इनफिडेलिटी एक्सपोज कर देती है और उसके प्लान्स बिगाड़ देती है। इस अनएक्सपेक्टेड हेल्प की वजह से एस्मी को पायलट सीट लेने का मौका मिल जाता है। बोर्डिंग के वक्त एक मिडिल एज मैन उन्हें रोक लेता है और कहता है कि उसकी पिछली लाइफ की वाइफ इसी फ्लाइट में मरी थी। वो रिक्वेस्ट करता है कि उन पर भरोसा करें और फ्लाइट पाथ चेंज कर दे। एस्मी उसे एश्योर करती है कि उनका मिशन इसी फ्लाइट पर सबकी जान बचाना है। आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है और उन्हें जाने देता है। प्लेन के अंदर जाकर वो फ्लाइट पाथ सक्सेसफुली चेंज कर देते हैं और डिजास्टर अवॉइड हो जाता है। ये जीत 30 साल से ज्यादा के इंतजार प्लानिंग की रिजल्ट होती है। दोनों फ्यूचर की बातें करती हैं, दिल से सेटिस्फाइड महसूस करती हैं। आखिरकार प्लेन सेफली ताइपाई लैंड करता है जहाँ नाजुकी और मीहो उनका इंतजार कर रही होती हैं। उन्हें मिशन के बारे में पता चल चुका होता है। चारों दोस्त फिर से मिलते हैं, फोटोज लेते हैं, मेमोरी शेयर करते हैं। ये उनकी पिछली 30 सालों की सबसे खुश दिन होता है। मैरी और एस्मी अपनी एडवेंचरस करियर छोड़कर सिंपल जिंदगी की तरफ लौट आती हैं। एस्मी एक पब्लिक सर्वेंट बन जाती है जहाँ वो अपने पेशेंस और कम्युनिटी कनेक्शंस को वैल्यू करती है। मैरी वापस नर्सरी में काम करने लगती है, अपना बचपन का सपना पूरा करते हुए। उनकी जिंदगी जैसे अपनी ओरिजिनल राह पर रिसेट हो जाती है, लेकिन इस बार ज्यादा समझ, सुकून और खुशी के साथ। 58 साल बाद चारों दोस्त अपनी पूरी और खुशहाल जिंदगियों को याद करते हैं। कहानी एक गहरी दोस्ती, कंटेंटमेंट और लाइफ की सिंपल लेकिन पावरफुल जॉय को सेलिब्रेट करते हुए खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ऐसे ही और भी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।